हेलो बच्चों, एसके एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, न्यूटन के तीन लॉज हैं बेसिकली, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, तो बच्चों ये तीन हैं न्यूटन के लॉ, दैट इज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन के तीनों लॉ को जो है वो ब्रीफली डिस्कशन करेंगे उसकी। तो न्यूटन का बच्चों फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, द बॉडी रिमेन एट रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन in the absence of external force। तो बच्चों, in the absence of external force, जो बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट, ये कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट में रहेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ये मोशन में रहेगा अपने आप। ये ऑब्जेक्ट अपने आप रेस्ट से मोशन में या फिर मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कितना है बच्चों? जीरो है। मतलब कि ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए भी हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है तो भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लेके आना है बच्चों, तो भी हमको वहां पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है बच्चों। इनर्शिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके ऊपर उस वीडियो लेक्चर में मैंने इनर्शिया के तीनों टाइप्स को डिस्कस किया है, और इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कशन की है। तो अगर आपको इनर्शिया के बारे में नहीं पता तो आप उस वीडियो में उसको इनर्शिया को अच्छे से समझ सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। सो बेसिकली इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में है, किसी भी पोजीशन में है, अगर रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी है टू रिमेन एट रेस्ट, और अगर वो मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी है टू मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है बच्चों, वो बेसिकली इनर्शिया को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसको कहा जाता है। दिस इज अ सिंपल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बात हम करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। सो बच्चों, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें क्या पता लगता है, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन बच्चों, न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हमको एक टर्म है दैट इज लीनियर मोमेंटम, उसके बारे में पता होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम, तो बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या है? बेसिकली लीनियर मोमेंटम इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी, कि कोई बॉडी बच्चों कितना मोशन कंटेन कर रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अब कितना मोशन कंटेन कर रही है कैसे निकालेंगे? मान लो कि ये बॉडी है, इसका मास है बच्चों m, इसका मास है m, और ये एक v वेलोसिटी के साथ या v स्पीड के साथ ये मोशन कर रहा है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर p। लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, होगा बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर मोमेंटम इज m into v। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू फाइंड लीनियर मोमेंटम। अब यहां से अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो बच्चों एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी? मास का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? किलोग्राम, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या बन जाएगा? मास का डायमेंशन बच्चों होता है m,
और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है बच्चों एल टी माइनस वन, तो क्या मिल जाएगा m1 l1 t माइनस वन, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें हम तो p वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू v वेक्टर, जो बच्चों लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या होगी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी किसकी लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। दिस इज आवर सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बात कर लेते हैं हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the force acting on a body is equal to rate of change of linear momentum। तो बच्चों ये डेफिनेशन है न्यूटन के सेकंड लॉ की। अब इसका मीनिंग क्या है हम वो समझ लेते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया F, तो पहले मान लो इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, सपोज u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और जब ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों v। अब यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि जब ये बॉडी मोशन कर रही है, ये जो फोर्स है, फोर्स ये कॉन्टिन्यूअसली अप्लाई हो रहा है। कॉन्टिन्यूअसली अप्लाई मतलब ये नहीं है कि फोर्स को एक बार हमने फोर्स अप्लाई किया उसके बाद उसको हमने ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं है। जब तक मोशन हो रहा है तब तक वो फोर्स कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। उस टाइम पे कितना इसके मोमेंटम में चेंज आया बच्चों? इनिशियल मोमेंटम कितना है अगर हम बात करें, इनिशियल मोमेंटम दैट इज m into u, मास into इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम कितना आएगा बच्चों? मास into फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम इसको हम बच्चों डेल्टा p के साथ लिखेंगे, क्या आएगा? दैट इज pf minus pi, राइट। और कितने टाइम इंटरवल में चेंज आया? टाइम इंटरवल कितना आया बच्चों? डेल्टा t, दैट इज t2 minus t1। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज pf minus pi डिवाइड बाय t2 minus t1, और यू कैन से डेल्टा p by डेल्टा t। तो ये तो बच्चों एवरेज फोर्स आया, दिस इज द एवरेज फोर्स, दैट इज डेल्टा p by डेल्टा t, दैट इज टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल change in momentum in total interval of time, total interval of time। तो ये तो हो गया टोटल एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों हम इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करें, इंस्टेंटेनियस फोर्स किसी टाइम पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस फोर्स, तो बच्चों वो आएगा dp upon dt, that is the rate of change of linear momentum, that is differentiation of linear momentum with respect to time। तो ये आएगा इंस्टेंटेनियस फोर्स कि एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस फोर्स। इसी तरह अगर हम टोटल फोर्स की बात करें ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन की, अगर हम बात करें कि एवरेज फोर्स कितना है इसके ऊपर, एवरेज फोर्स कितना होगा, द नेट चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल, कहां से मोशन स्टार्ट हुआ और कहां पे मोशन खत्म हुआ, उसका कितना टाइम इंटरवल है, दैट इज योर एवरेज फोर्स। तो अगर हम इसकी बात करें इंस्टेंटेनियस फोर्स की, तो बच्चों हमको पता है फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी है। फोर्स किसके बराबर होता है? लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी के। तो फोर्स क्या आ जाएगा? d by dt m into v। अब हमें पता है बच्चों अगर मास कांस्टेंट है, मास अगर हम कांस्टेंट है, बेसिकली जो न्यूटन का बच्चों जो सेकंड लॉ है वो कांस्टेंट मास के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर मास वेरिएबल है तो वहां पे न्यूटन का लॉ लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे मास को हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे, मास भी एक वेरिएबल पैरामीटर होगा। तो क्या आएगा बच्चों?
मास कांस्टेंट है तो हम मास को डेरिवेटिव टर्म से बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा अपने पास dv by dt, dv by dt। और हमें पता है dv by dt बच्चों क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे फोर्स का अगर हम डायरेक्शन देखें, F वेक्टर इज इक्वल्स टू m into a वेक्टर, m into a वेक्टर। तो बच्चों जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो जिस डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी अपवर्ड होगा, अगर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा। तो दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहां से अगर हम बात करें व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। सो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें, दैट इज किलोग्राम। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें बच्चों, सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या बनेगा बच्चों, हम किलोग्राम को सीजीएस में कैसे लिखते हैं, ग्राम के साथ, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2। तो इसको हम बच्चों न्यूटन कहते हैं, न्यूटन। एसआई यूनिट में फोर्स को हम बोलते हैं न्यूटन, और सीजीएस यूनिट में बोलते हैं हम इसको डाइन। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे, तो उसका जो आंसर आएगा दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। 1 न्यूटन में बच्चों 10⁵ डाइन होते हैं। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये कन्वर्जंस के लिए यूज होगा फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं, डायमेंशंस क्या होंगे बच्चों, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा। तो मास का डायमेंशन क्या होता है हमें पता है, दैट इज कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, दैट इज Lt-2, Lt-2। क्या बन जाएगा यहां से, m1 L1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हो गया अपना न्यूटन का सेकंड लॉ। अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। सो बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action has an equal and opposite reaction, opposite reaction। तो बच्चों न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, मींस हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज आवर एक्शन, उसको हम बोलेंगे एक्शन, एक्शन फोर्स, ठीक है। तो सेम फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वो दूसरी बॉडी जो है वो हमारे ऊपर लगाएगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो कहना चाहता है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास बॉडी 1 है, दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2। तो अगर ये इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया सपोज F1, तो बच्चों ये जो सेकंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, दैट इज F2, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको अगर हम बोले एक्शन, इसको हम बोले एक्शन, तो ये F2 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे F2 क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। तो यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन पेयर। ये बच्चों हमेशा एग्जिस्ट करेगा, जहां पर भी एक्शन होगा उसका हमेशा एक रिएक्शन फोर्स होगा। अब जैसे अगर मान लो हम अर्थ पे खड़े हैं, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, तो हमारा जो वेट है बच्चों वो अर्थ के ऊपर एक्ट कर रहा है, हमारा जो वेट है वो अर्थ के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज द एक्शन। और अर्थ क्या करेगा, ग्राउंड क्या करेगा, हमारे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन। और उसी रिएक्शन की वजह से हमको हमारा वेट जो है वो फील होता है। अगर हम
हमारे पैरों पे हमारा जो वजन है, हमारे पैरों पे जो हमारा वजन हमको फील हो रहा है, एक प्रेशर हमको फील हो रहा है हमारे पैरों पे, तो वो किसकी वजह से है? वो रिएक्शन फोर्स की वजह से है। अगर रिएक्शन फोर्स ना होता, अगर रिएक्शन फोर्स ना होता तो हमको हमारा जो वेट है या जो हमारा जो फोर्स है वो फील नहीं हो पाता। अब जैसे अगर कोई बॉडी एयर में फॉल कर रही है तो उस बॉडी में क्या है? कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं है बच्चों। अगर मान लो ये बॉडी है और ये ग्राउंड है, ये ऐसे बॉडी नीचे फॉल कर रही है तो इसका वेट है, दिस इज वेट, वेट की वजह से वो नीचे आ रहा है, तो यानी कि एक्शन तो हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक्शन तो हो रहा है, बट देयर इज नो एनी रिएक्शन, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, और रिएक्शन ना होने की वजह से ये बॉडी जो है वो वेटलेस होगी, वेटलेसनेस इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये टर्म है दैट इज वेटलेसनेस। इसकी वजह से ही जो बॉडी है उसको अपना वजन फील नहीं होगा, मींस उसको कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड में यहाँ पे फॉल कर जाएगी, यहाँ पे ग्राउंड पे जब आ जाएगी तब उसको इसका वेट डाउनवर्ड और इसका ग्राउंड का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड मिलेगा, जिसकी वजह से उसको अपना वेट फील होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एक्शन होगा, जिस बॉडी के ऊपर एक्शन होगा वो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन देगा पहली वाली बॉडी को, और एक्शन और रिएक्शन बच्चों हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा और डिफरेंट बॉडीज पे होगा। अगर एक बॉडी के ऊपर एक्शन हो रहा है तो उसी सेम बॉडी के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा, डिफरेंट बॉडी के ऊपर रिएक्शन होगा। तो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, बट दे आर एक्टिंग ऑन दी डिफरेंट बॉडीज। तो बच्चों ये आज के लेक्चर में हमने न्यूटन के तीनों लॉज डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों लॉज के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे।